हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मित्रता पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग गद्यांश से संबंधित और भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये गद्यांशों की व्याख्या, और यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने मित्रता पाठ का पूरा सार समझा था, और साथ ही साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी पढ़ा था। तो आज की क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर मतलब व्याख्या तो पूछा ही जाता है, किस प्रकार से संदर्भ और उनसे संबंधित और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो किस प्रकार से हमको परीक्षा में हम लोगों को इनका जवाब देना होगा, मतलब आंसर को लिखना होगा, है ना। तो देखिए, तो आज की क्लास में देखिए जो हमारा सबसे पहला गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए, आपको परीक्षा में इसी प्रकार से एक गद्यांश आएगा, जो कि अभी हम लोगों ने पहला ही अभी चैप्टर पढ़ा है मित्रता। ऐसे ही गद्य में अभी और भी चैप्टर्स हैं, तो उनमें किसी भी चैप्टर से आपको एक इस प्रकार से गद्यांश देखने को मिलेगा। एक नहीं बल्कि एग्जाम में दो दिए होंगे, एक किसी और चैप्टर से होगा, दूसरा किसी और चैप्टर से होगा। तो आपको पढ़ के पहचानना होगा कि ये लाइंस जो दी हुई हैं, जो रेखांकित की गई है, रेखांकित अंश किया गया है, ये किस पार्ट से है, मित्रता से है या फिर अलग भी, जो अभी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे तो उन पाठों से दिया गया है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अभी तो हम लोग मित्रता ही पढ़ रहे हैं, तो ये गद्यांश भी जो है ये मित्रता पाठ का ही गद्यांश है। तो देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर ये पहला गद्यांश है, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि कुछ रेखांकित, ये देखिए रेखांकित अंश आप लोग को दिख रहा होगा कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है ना। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। तो ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है कि ये रेखांकित यहाँ पर अंश है, ठीक है। उसके बाद नीचे की देखिए कुछ ये लाइन है, दो लाइनें ऐसी हैं कि जो इनको भी रेखांकित किया गया है ना। तो यहाँ से कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है ना। अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यदि मान लीजिए यही आपके एग्जाम में आ गया, आपको सामने देखने को मिल गया, आप यदि उसका इस पार्ट का पूरा सार समझ के आपने रखा है, पिछली क्लास हमारी देखी है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसको पहचानने में कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है ये गद्यांश। और इसके जो लेखक हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखते हैं कि यदि परीक्षा में ऐसा गद्यांश आता है तो उनसे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला तो प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और जो सेकंड प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, है ना। और जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, अथवा हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए। जब हम लोगों ने पाठ का सार पढ़ा था तो इनको बहुत ही अच्छे से समझा था, और किस प्रकार से इनका आंसर भी करना है हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से उसको समझा था। तो जब आप व्याख्या करेंगे तो अपने शब्दों में भी व्याख्या कर सकते हैं, है ना। जो हमारा देखिए यहाँ पर ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। तो ये गद्यांश हम लोगों ने देखा सबसे पहले, तो फिर इनसे संबंधित इस प्रकार से प्रश्न है, और इन प्रश्नों का जवाब हमें देखते हैं हम लोग साथ में, वन बाय वन करके इनको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
और आप लोग यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा कि जब परीक्षा में हम लोग संदर्भ लिखेंगे तो इसका तरीका किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हम लोग परीक्षा में लिखेंगे तो जो कि बेहतर ढंग होगा लिखने का, है ना। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन था इसमें गद्यांश का संदर्भ पूछा है। संदर्भ में हमें बताना होता है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है ना। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में, है ना, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इससे ही लिया गया है। हाँ, तो उसके बाद देखिए कि इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यदि आपको संदर्भ, ये तो लिखना ही लिखना होता है आपको एग्जाम में, गद्यांश का संदर्भ अवश्य पूछा जाएगा। तो आप लोग परीक्षा में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, जब भी लिखिएगा तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करिएगा, और साथ ही साथ किस में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो जो मित्रता पाठ है उसको भी हम लोग हाईलाइट करके लिखेंगे और साथ ही साथ इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज भी करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए कि इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो गद्यांश हम लोगों ने देखा, इसमें पूछ रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हमें जो ये मेन पॉइंट ये ध्यान में रखना है, तो देखिए जब हम लोगों ने गद्यांश देखा तो रेखांकित अंश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इसकी व्याख्या दी गई है तो ये किस प्रकार से है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। बिल्कुल, जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। दिलाता है होगा यहाँ पे, ठीक है, दिलाता है, ये गलत टाइप हो गया है तो इस पे ध्यान ना दीजिएगा, दिलाता है होगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, है ना, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें, मदद करें, है ना, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। तो जो हमारा रेखांकित अंश था पहले आप लोगों ने देखा था पैराग्राफ में, तो ये हमारा इसका ये व्याख्या होगी। उसके बाद आप लोगों ने नीचे देखी थी कि कुछ और भी रेखांकित लाइंस थी, है ना, उन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखिए लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहता है कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है ना। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर, मतलब उसकी नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण और दोषों की परख कर लेता है। बिल्कुल जानते हैं हम लोग ऐसा, है ना, कि जैसे वो नब्ज देख करके उनके रोगों का उसके पता लगा सकते हैं जो वैद्य होते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जो मित्र के हाव भाव और उनके लक्षणों को देखकर भी उनके गुण और दोषों का पता लगाया जा सकता है ना, कि किस प्रकार से उसका रवैया है या कैसा है, अच्छा है, बुरा है ना। तो इस चीज की भी हम लोग परख आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आगे देखते हैं हम लोग कि उसका सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। बिल्कुल, जिस प्रकार एक अच्छी माता, माता तो सभी अच्छी होती है ना, एक माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके, है ना, स्वयं कठिनाई सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक उसी प्रकार मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, है ना, ऐसे ही उसकी खोज करनी चाहिए मित्र की, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, है ना, जिसमें क्या हो, एक अच्छे वैद्य की परख हो और माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो।
है ना। उसके बाद देखिए कि तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। तो इसकी व्याख्या हम लोगों ने ऐसे देखी। तो आप ये चीज ध्यान ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यदि आप इसको ये ना सोचिएगा कि ये मैम ने बताया है यहाँ पर तो हम लाइन टू लाइन इसको पूरा फोकस करेंगे। बस इसे आप देखिए, समझिए, समझ करके कुछ शब्दों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं और अपने ओन वर्ड में, अपने खुद के शब्दों में परीक्षा में यदि उसकी व्याख्या करने को आता है तो अपने शब्दों में करिए। ऐसा नहीं कहीं बाहर बढ़ा चढ़ा के ऐसे उड़ते हुए ले जाइए उसको, नहीं। बस जितना पूछा गया है उसको अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करिए, है ना। ऐसे करिएगा और ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए, जो अगला अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए, अथवा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है और किस प्रकार से बन सकता है ये देखना है हमें, है ना। तो हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए, तो ये यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो इस प्रकार बन सकता है या तो फिर ये जो सेकंड वाला दिया है ये ऐसे बन सकता है। तो इसका जो जवाब होगा, जैसे अभी हम लोगों ने व्याख्या किया, देखिएगा उससे ही संबंधित बनेगा, है ना। तो देखिए, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे उसे संकल्पवान बनाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना, प्रेरित करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रगाढ़ करने तथा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। वे हमें उत्साहित भी करेंगे, मतलब साथ साथ में क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे किसी अच्छे काम के लिए, या फिर साथ साथ में मोटिवेशन भी हमारा करते रहेंगे कि जैसे अभी प्रेरणा भी देते रहेंगे ताकि हम अच्छे कार्य कर सके, है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और इस प्रकार हम लोग उसका आंसर करेंगे। जो एक अगला और क्वेश्चन पूछा गया था इसी गद्यांश से संबंधित, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं कि क्या बोल रहा है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, मतलब सच्चे मित्र की तुलना किससे करी है उन्होंने, है ना, किसके समान उसको बताया है। तो देखिए, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि, औषधि मतलब दवा, है ना, अर्थात हाँ, दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बस जितना क्वेश्चन में पूछा जाए हमें उन्हीं शब्दों में उसका जवाब देना है, ज्यादा उसे क्या करना है, बड़ा चढ़ा के, मतलब बढ़ा चढ़ा के उसका जवाब नहीं देना है ना। तो ये हमारा जो पहला गद्यांश था, इसमें किस प्रकार से संदर्भ लिखना है हमें परीक्षा में, वो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद किस प्रकार से जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है, और आप अपने शब्दों में व्याख्या इसकी कर सकते हैं, है ना। तो व्याख्या और उसके बाद एक दो प्रश्न आपसे उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं, तो उनका जवाब आपको कैसे देना है ये भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने गद्यांश रखे हैं हमने यहाँ पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो महत्वपूर्ण थे गद्यांश वही हम लोगों ने इस क्लास में रखे हैं। तो हमारा पहला तो वो था, एंड अब देखिए दूसरा गद्यांश हमारा, है ना। अब हम लोग इसको स्पीड में भी देख सकते हैं क्योंकि पहले को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में आएगा और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, है ना। तो देखिए जो हमारा दूसरा है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आई थिंक आप लोग इतना देख सकते हैं कि ये कौन सा, देखिए गद्यांश दिया हुआ है और इसमें देखिए रेखांकित अंश भी दिया हुआ है, मतलब जो ये मेन मेन लाइंस हैं इनकी ही हमें व्याख्या करनी होगी, साथ साथ में इनका संदर्भ बताना होगा और इनसे संबंधित प्रश्न उनका जवाब देना होगा। तो ये जो हमारा सेकंड है गद्यांश, तो इसको देखिए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और उसके बाद ये पूरा है, इसकी व्याख्या करने वाले हैं, तो आई थिंक इसको पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है ना। और जो कि हमें गड्ढे में गिराती जाएगी और उसके बाद उन्नति की ओर हाँ, जो अच्छा मतलब जो हमारी यदि अच्छी संगति होगी तो हमें सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, मतलब भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो सबसे पहले इनके देखिए जो प्रश्न बनेंगे, एक तो बनेगा कि इसका संदर्भ लिखिए, और जो सेकंड होगा कि इसकी व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा, और इनसे ही संबंधित एक या दो प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए क्या है प्रश्न
कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, अथवा एक और इस प्रकार से बन सकता है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, है ना। ये ऐसे बन सकता है प्रश्न। या फिर जो चौथा प्रश्न है हमारा कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है ना, इसमें अंतर पूछा गया है। तो ऐसे ये प्रश्न बनेंगे हमारे दूसरे गद्यांश से। तो इसका ये देखिए, जो फर्स्ट का है कि संदर्भ कैसे लिखना है, तो अभी हम लोगों ने पहले गद्यांश में देखा कि किस प्रकार से लिखना है, कि हमारे गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और बस यहाँ पर आपको जो मेन फोकस करना है वो क्या करना है कि यदि आप गद्य खंड लिखते हैं तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, और साथ ही साथ जब आप पाठ का नाम लिखेंगे तो उसको भी आपको हाईलाइट करके लिखना है। वहां ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे तो आप ब्लैक पेन से इसको लिख सकते हैं, और साथ में इसके लेखक का नाम भी, है ना। तो अब जो देखिए हमारी अगले ये जो रेखांकित अंश हम लोगों ने देखा उसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं जो हम लोगों ने रेखांकित अंश देखा था। तो देखिए जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बिल्कुल हम लोग सहमत भी हैं इस बात से कि जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा स्वभाव बनता चला जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। मतलब ये ऐसा ज्वर होता है जो कि क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। जिस प्रकार भयानक ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, है ना, व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियां व स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ना, तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होती है और उसका साथ साथ जो विवेक होता है, सदाचार जो होता है और नैतिकता, वह सभी जो उसके अच्छे गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए वह उचित और अनुचित, मतलब अच्छे और बुरे की, बुरे का विवेक भी क्या कर देता है, खो देता है। मतलब उसको फिर समझ नहीं आता है कि वो अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, उसकी सारी बुद्धि क्या हो जाती है, एकदम नष्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए कि कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को क्या कर देती है, बाधित कर देती है। कुसंगति हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके, अवरुद्ध मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करके, है ना, अवनति मतलब पतन की ओर क्या करती है, ढकेलती, ढकेलती है या ढकेल देती है ना, तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। मतलब हमें विनाश की ओर ले जाती है, एक बुरे मार्ग की ओर ले जाती है कि हमारा सब कुछ धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हमें अच्छे और बुरे की समझ भी नहीं रह जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु, मतलब उसके हाथ भुजा के समान होगी, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है और उन्नति के मार्ग पर क्या करती है, अग्रसर करती है। यदि बुरी संगति होगी तो वो अवनति के मार्ग पर यानी पतन की ओर ले जाएगी हमें, और यदि अच्छी संगति है तो वो उन्नति मतलब उत्थान की ओर हमें ले जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इनकी व्याख्या तो ऐसे हम लोगों ने देखी और आप अपने शब्दों में भी उसको कर सकते हैं। बिल्कुल अब देखिए इनसे संबंधित जो और ये दो प्रश्न बने थे इनको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, और साथ ही या तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा जैसे अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखी वैसे ही आप लोग को इसमें भी आंसर करना है ना, बस थोड़े से शब्दों में। तो देखिए युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की अपेक्षा उसका विनाश होना तय है। मतलब विकास ना होकर के क्या होगा, उसका विनाश होना तय हो जाता है। उसके बाद देखिए कि यदि वह अच्छी संगति करेगा, मान लीजिए यदि वो अच्छी संगति करता है तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। अभी व्याख्या में भी हम लोगों ने ऐसी ही लाइंस को देखा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा बनेगा
ऐसे आ सकता है गद्यांश से संबंधित कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, अंतर पूछा गया है। तो देखिए, कुसंगति हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर ढकेलती है, वही सब है ना, वैसा ही आंसर। बस हमारा क्वेश्चन के तरीका, जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा बदला होगा, बाकी हमें उसका आंसर उसी के अनुसार देना है। देखिए, दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है, बिल्कुल। जबकि जो अच्छी संगति होती है वे सहारा देने वाले हाथ के समान होती है, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है और उसे क्या करती है, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। तो इस प्रकार से हमने दो गद्यांश देखे, पहला था वो भी इंपॉर्टेंट था, और जो सेकंड देखा वो भी महत्वपूर्ण है ना। और आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि ये देखिए परीक्षा में भी पूछे गए हैं लगातार, 2011 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में और 22 में, ये लगातार ये पूछा गया है। और जो हम लोगों ने देखिए, जो फर्स्ट वाला देखा था, हाँ फर्स्ट वाला जो था वो भी देख सकते हैं आप लोग, 11 में पूछा गया, 2011 में, 13, 16, 18, 20 ये भी पूछा गया ना। तो जो हम लोगों ने पहला किया ये भी महत्वपूर्ण था, सेकंड वाला भी महत्वपूर्ण था, और आप लोगों ने देखा भी कि ये लगातार कई वर्षों में पूछा भी गया है। उसके बाद जो हम लोग अगला ये तीसरा करने जा रहे हैं गद्यांश, यदि आप इन गद्यांशों को भी ध्यान से देख लेते हैं तो आपको इसी प्रकार से परीक्षा में अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो ये यहाँ पर गद्यांश है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये गद्यांश है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जिस भी चीज पे ध्यान देंगे जो यहाँ पर रेखांकित अंश है, ठीक है। तो रेखांकित अंश आप लोग देख सकते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, ये ध्यान करिए आप लोग, जब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था तो ऐसी ही लाइंस पढ़ी थी, और ये मैंने आप लोग को बोल करके भी बताया था। तो ये आपके चैप्टर से ही लाइन दी हुई है, बस उनको आपको क्या करना है, अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये रेखांकित अंश देख सकते हैं। अब ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग व्याख्या करेंगे अभी इसकी, है ना। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये इतना रेखांकित अंश दिया हुआ है ना। और इसके अब जो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये भी 2012, 14 और 2016 में पूछा गया गद्यांश है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं। आई थिंक आप लोगों ने ये देख लिया होगा ध्यान से, हाँ स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। देखिए अगला जो इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले तो इसका संदर्भ लिखने को आएगा, फिर उसके बाद ये जो रेखांकित अंश हम लोगों ने देखा तो इसकी व्याख्या करने को आएगी, और फिर उनसे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए कि इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए, लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है, अथवा हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय, मतलब इन दोनों अथवा करके दिया गया है, या तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है या तो इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है, लेखक ने उपरोक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है, उसे बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो संदर्भ तो हमें इसी प्रकार लिखना है, हम लोग अभी फिर से यही देख रहे हैं कि हमें ये हाईलाइट वर्ड करके लिखना है। उसके बाद ये मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मित्रता पाठ के, है ना। उसके बाद देखिए इस जो आप लोगों ने रेखांकित अंश देखा था उसकी व्याख्या, इसमें जो है जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब मनुष्य बुराई के मार्ग पर चलने लगता है, यदि एक बार बुराई के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया उसने, तो देखिए तो उसे बुरे कार्यों में भी कोई बुराई नजर नहीं आती है, बिल्कुल। यदि एक बार उसने बुरे मार्ग पर चलना शुरू कर दिया तो जो बेकार काम भी होंगे, मतलब बुरे कार्य भी होंगे, उसमें भी उसे बुराई नजर नहीं आएगी, है ना। उसके बाद देखिए, क्योंकि मनुष्य एक बार बुराई के मार्ग पर कदम बढ़ा देता है
तो आगे बढ़ता ही जाता है। जैसे रेखांकित अंश में थी कि यदि मनुष्य ने एक बार कीचड़ में पैर रख दिया, मान लीजिए एक बार रख दिया, तो वो पैर हमारा कहाँ जा रहा है वो हमें खुद ही नहीं पता होता है। तो उसी लाइन की ये व्याख्या की गई है कि यदि एक बार मनुष्य बुराई की ओर कदम रख देता है तो उसे खुद ही एहसास नहीं रहता है कि ये काम जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं वो क्या है, बुरे काम है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, धीरे धीरे जब तुम उनकी बातों के आदी हो जाओगे और तुम्हें वह बातें गलत व बुरी नहीं लगेंगी, फिर तुम उससे चिढ़ना भी बंद कर दोगे। बिल्कुल, है ना, कर देंगे आप लोग। फिर क्या होता है देखिए कि ऐसा करने से तुम्हारी जो मतलब हमारी या आपकी सोचने की ये यहाँ पर हाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज ऐसे टाइप हो गई है कि सोचने की और समझने की शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाएगी। बुद्धि मंद हो जाएगी, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, और तुम्हें अच्छे बुरे व नैतिक अनैतिक कार्यों की समझ नहीं रह जाएगी। अंत में धीरे धीरे तुम भी बुराई के मतलब आप भी या हम भी बुराई के क्या हो जाएंगे, दास बनते चले जाएंगे, है ना। दास बन मतलब उसके ही गुलाम होते चले जाएंगे कि हाँ जो हो रहा है बस अच्छा हो रहा है, ठीक है। अतः अपने अपने आप को इन बुराइयों से बचाने का सबसे सरल उपाय यह है कि बुरी संगति का हर प्रकार से त्याग कर दो, है ना। बुरी संगति में हमें शामिल ही नहीं होना है, तभी हमारा जीवन या आपका या हमारा जीवन क्या होगा, उज्जवल और कलंक रहित हो पाएगा। बिल्कुल, अतः हमें अपने हृदय को सहज एवं निर्मल तथा निष्कलंक रखने के लिए बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जो रेखांकित अंश था उससे ही संबंधित यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्याख्या की गई है, मतलब अपने शब्दों में इसको बताया गया है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है इसी गद्यांश से संबंधित, तो क्या बोला है कि लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक करने का क्या उपाय बताया है, और साथ ही साथ इसका एक अच्छा उपाय क्या हो सकता है। तो देखिए वही शब्द होंगे जो हमारा इसका जवाब होगा कि लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यह बताया है कि मनुष्य को सदैव बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, है ना। और बुरी संगत छूत का एक रोग है, मतलब छूत मतलब बुरे कार्यों का क्या है, एक रोग है, और इस रोग से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि लेखक ने उपरोक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है, मतलब जो हम लोगों ने तीसरा गद्यांश देखा उसमें जो रेखांकित अंश को देखा, इस पूरे गद्यांश में हमें जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या मैसेज दिया गया है, मतलब क्या संदेश दिया गया है ना। तो उसको देखते हैं। तो इसमें जो लेखक के द्वारा मनुष्य को कुसंगति से बचने का संदेश दिया गया है। क्या मैसेज दिया गया है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि कुसंगति एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के जीवन को पूर्णतया क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हमें सदैव इस कुसंगति यानी बुरी संगति से बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये थर्ड मतलब तीसरा गद्यांश देखा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कैसे संदर्भ आप इसी प्रकार लिखेंगे, वो चीज ध्यान में रखिएगा, और व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। उसके बाद उनसे संबंधित किस प्रकार से और प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। अब ये हमारा है चौथा गद्यांश, और ये जितने ये चार गद्यांश आपको देखने को मिले हैं ये चारों क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि आप इनको साथ में आसान शब्दों में कर लेते हैं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको आपकी परीक्षा में और कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, या इससे संबंधित कोई भी गद्यांश आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए, जो हमारा चौथा गद्यांश है उसको अब हम लोग देखते हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये गद्यांश दिया हुआ है, अभी इसको भी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको देख सकते हैं। जो हमें मेन इसमें फोकस करना है वो ये देखना है कि ये जो रेखांकित अंश है ना, रेखांकित अंश है, इसकी ही व्याख्या हमसे पूछी जाती है। तो देखिए, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र
एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। बिल्कुल, आप लोगों ने यदि पिछली क्लास देखी है तो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि यदि विपरीत स्वभाव भी है तो ऐसा नहीं है कि हमारी मित्रता नहीं हो सकती है। विपरीत मतलब यदि दो मित्र हैं और उनका स्वभाव नहीं भी मिल रहा है फिर भी उनमें मित्रता होना संभव होता है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे थे कि किस प्रकार से राम जी जो थे वो उनका स्वभाव कैसा था, मतलब वो धीर गंभीर इस प्रवृत्ति के थे। और उसी प्रकार उनका जो भाई था लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण का कैसा स्वभाव था, वो एकदम उदत्त प्रवृत्ति के थे, मतलब अचानक से उग्र प्रवृत्ति के थे, है ना। तो ये ऐसे करके देखा था। और कर्ण और दुर्योधन का भी ऐसे ही एग्जाम्पल में देखा था। तो वही लाइन्स यदि आपको याद आई होंगी तो वैसे ही अपने शब्दों में आप व्याख्या इनकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है। उसके बाद क्या है, जो रेखांकित अंश है कि इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो ये रेखांकित अंश था। अब देखते हैं हम लोग इनसे संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले तो संदर्भ पूछा जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। उसके बाद इसी जो रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या पूछी जाती है। और उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये जो देखिए हमारा थर्ड प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि लेखक ने अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई हैं, और साथ ही साथ और किस प्रकार से प्रश्न बनता है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, है ना। और जो हमारा उसके बाद अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, है ना, किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न है। तो सबसे पहले संदर्भ आप लोग अब समझ गए हैं कि कैसे करना है। मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आई थिंक अब आपके दिमाग से तो ये बाहर नहीं निकलेगा कि मित्रता पाठ की यदि कोई भी लाइन आपके सामने आती है तो आप उन्हें आसानी से पहचानने में इतने सक्षम हो गए हैं कि आप बिल्कुल आसानी से उसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये मित्रता की लाइनें हैं, मित्रता पाठ की है। और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए, जो रेखांकित अंश हम लोगों ने देखा तो उसकी व्याख्या को देख लेते हैं फटाफट। चलिए, जो इसमें रेखांकित अंश की जो हम लोगों ने रेखांकित अंश देखा था उसकी व्याख्या है कि उसमें बोला गया था कि सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों व कार्यों की हम प्रशंसा तो करते हैं, मतलब प्रशंसा तो करते हैं लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते। मतलब जैसे मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ और, वैसा वाला काम होता है। तो मतलब सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता है कि जिसके हम गुणों व कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते। मतलब प्रशंसा करते हैं लेकिन हमारे अंदर से उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। फिर सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक हो जाता है। मतलब यदि सच्चा मित्र है तो उसे फिर हृदय से प्रेम करना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहते हैं किंतु हृदय में कहीं उसके लिए घृणा का भाव समाया होता है, मतलब अपने काम हमने निकलवा लिए और लेकिन उसके प्रति हमारे हृदय में क्या होता है, घृणा होती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, है ना। उसके बाद देखिए, तो उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते। मतलब यदि ऐसे विचार हैं कि हमने अपना काम निकलवा लिया और उसके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है या प्रेम नहीं है तो उसे हम अपना सच्चा मित्र नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, उससे तो हमने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्र बनाया था। बिल्कुल, मित्रों में परस्पर सहानुभूति हो तथा भाई के समान निस्वार्थ प्रेम हो, एक दूसरे की बात को सहन करने की शक्ति हो। बिल्कुल, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कौन से पॉइंट देखे कि सहानुभूति हो, निस्वार्थ प्रेम हो और एक दूसरे की बात सहन करने की क्या हो, शक्ति हो। मित्र एक दूसरे के लाभ हानि को अपना ही लाभ हानि समझे और एक दूसरे के सुख दुख को भी अपना सुख दुख समझे, है ना। और उसके बाद देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य करते हों। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य ही करते हों या फिर समान रुचि रख के हो, मतलब जैसी उसकी रुचि हो वैसी हमारी रुचि हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
है ना। उसके बाद देखिए, इसी प्रकार समान प्रकृति और समान आचरण भी सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। यदि विपरीत स्वभाव भी होगा तब भी उनमें मित्रता क्या है, संभव होगी, है ना। उसके बाद देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकृति, वही जो हम लोग बात कर रहे थे वही यहाँ पर फिर है कि भिन्न भिन्न प्रकृति व आचरण वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। तो ये हमारी जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या हम लोग इस प्रकार करेंगे और आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो इससे संबंधित उससे और कैसे जो प्रश्न बने थे उनका आंसर हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें पूछा गया है कि उसकी विशेषताएं क्या होंगी, एक अच्छे और सच्चे मित्र की विशेषताएं क्या होंगी और वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो उसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक अच्छा मित्र ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति सही मार्ग पर चलने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। मतलब उसे प्रेरित करे एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करे। उसके बाद क्या होना चाहिए, अच्छा मित्र वह होता है जिससे हम प्रेम करते हैं। बिल्कुल, जिससे हम प्रेम नहीं करेंगे, हमारे प्रति उसके लिए क्या होगी, घृणा होगी, तो वो हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए कि अच्छा मित्र वैद्य के समान हितकारी होता है। बिल्कुल, हितकारी मतलब हमारा भला चाहने वाला। जो हमारी दुर्गुणों मतलब बुरे, जो हमारे खराब गुण होंगे, अच्छे गुण नहीं होंगे, उनको पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाता है। फिर उसके बाद देखिए, अच्छे मित्र में हमें मित्र के प्रति सच्ची सहानुभूति होती है, सहानुभूति होती है। बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा अगला है कि अच्छा मित्र विश्वसनीय होता है। क्या होता है, विश्वसनीय होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी एक अच्छे और सच्चे मित्र की। आप लोग इसी प्रकार परीक्षा में कर सकते हैं यदि प्रश्न पूछा जाता है तो। उसके बाद देखिए, जो हमारा लास्ट प्रश्न है इससे संबंधित, और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे द्वारा यहाँ पर आज गद्यांश कराए गए हैं वो महत्वपूर्ण थे। ऐसे यदि आपको ये करने आ गए हैं और इनसे ये समझ में आ गया है कि कैसे इनका प्रश्न बनेगा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने मित्रता पाठ का पूरा सार समझा था और साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी देखा था। और इसके बाद आज हम लोगों ने इनसे संबंधित गद्यांश की व्याख्या और कैसे और प्रश्न बनते हैं उनको भी देखा। तो जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो उसका जवाब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे और हमारे मित्र के बीच, एक तो सबसे पहली बात कि क्या होना चाहिए, सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। बिल्कुल, यह सहानुभूति ऐसी होनी चाहिए कि दोनों मित्र एक दूसरे के लाभ हानि को अपना ही लाभ हानि समझे और एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानकर उसकी सहायता करने के लिए हमेशा क्या रहे, तैयार रहे। तो यहाँ पर जो मेन था कि कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो एक तो सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझना चाहिए और उसके लाभ हानि को भी अपना लाभ हानि समझना चाहिए। और हमेशा अच्छे या बुरे, अच्छे कार्यों में, बुरे तो नहीं, अच्छे कार्यों में उसके क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। उसको सही मार्ग पर चलने के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो हमारी क्लास आज ये यहीं तक होगी। इसमें हम लोगों ने 4 कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को देखा और साथ साथ में उनकी व्याख्या और किस प्रकार से इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको भी देखा। तो आई थिंक अब मित्रता पाठ से संबंधित ऐसा और कोई भी प्रश्न नहीं आएगा यदि आपने एक बार जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और गद्यांश की व्याख्या करना, और साथ में यदि आपको उसका सार समझ में आ गया है तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ऐसा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।